दोस्तों, क्या हुआ जब सड़क पर बाइक सवार ने महिला का पीछा किया और बार बार उसके पास तेजी से गाड़ी चलाकर डराता रहा और महिला को अकेला पाकर दोस्तों के साथ उसका किया बलात्कार और कर दिया हत्या। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। श्रेया राय की सुबह हमेशा की तरह हल्की धूप और चाय की खुशबू के साथ शुरू हुई। दिल्ली की सड़कों पर हल्की चहल पहल थी, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपने काम पर टिकी रहती थीं। वह एक पत्रकार थी, तेज दिमाग और आत्मनिर्भर। 26 साल की श्रेया अपने जीवन में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करती थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही हो। सुबह 9 बजे के आसपास श्रेया अपनी स्कूटर लेकर ऑफिस जा रही थी। रास्ता काफी सुनसान था, किनारे पर पेड़ों की कतार और कुछ पुराने निर्माणाधीन मकान। उसने देखा कि एक बाइक उसके पीछे बहुत धीरे धीरे चल रही थी। पहले उसने इसे सामान्य समझा, शायद कोई उसी दिशा में जा रहा था, लेकिन जब वह सड़क के मोड़ पर गई, बाइक सवार अचानक तेज हो गया और उसके पास से इतनी नजदीकी से गुजरा कि श्रेया का दिल धक धक करने लगा। श्रेया ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन बाइक सवार भी उसी के साथ आगे पीछे हो रहा था। उसके साथ 2 और युवक भी थे जो बाइक के पीछे बैठे थे और कुछ मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में कोई घिनौना आनंद था जिसे देखकर श्रेया की रूह कांप उठी। उसने अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल कमजोर था। शहर की हलचल से दूर सुनसान इलाके की ओर बढ़ते हुए थी। श्रेया ने महसूस किया कि वह अब खतरे में है। बाइक सवार ने अचानक उसकी स्कूटर की रफ्तार के अनुसार उसे रोक दिया और सड़क के किनारे खड़े कर दिया। वह डर के मारे चिल्लाना चाही, लेकिन उनके चेहरे पर जो तेज और खतरनाक नजर थी, उसने उसकी आवाज को दबा दिया। तब तीनों युवक, बाइक सवार और उसके दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया। श्रेया ने पूरी हिम्मत लगाई, लेकिन तीनों की शक्ति और बेरहमी के सामने उसकी आवाज बेअसर थी। यह सुनसान जगह पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई उनकी क्रूरता का गवाह बनी। उन्होंने उसे मारा पीटा और फिर जब उनका काम पूरा हुआ, श्रेया की हत्या कर दी। उनकी बेरहमी का आलम यह था कि उन्होंने शव को झाड़ियों में फेंक दिया ताकि उसे ढूंढना असंभव लगे। उस दिन श्रेया की दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी यहीं से न्याय की ओर बढ़ने वाली थी। कहानी का मोड़ तब आया जब पुलिस को झाड़ियों में कुछ असामान्य मिला। एक राहगीर ने सुबह सुबह पुलिस को सूचना दी कि झाड़ियों में कुछ अजीब पड़ा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। शव पहचान के लिए भेजा गया। श्रेया की पहचान उसके साथ मिली अंगूठी और मोबाइल के आधार पर हुई। पुलिस ने यह भी पाया कि उसके शरीर पर चोटों के निशान स्पष्ट थे और बलात्कार का मामला भी था। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार, 302 हत्या और 201 साक्ष्य नष्ट करना के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष रूप से अंगूठी ने हत्या की रहस्य को सुलझाने में मदद की। वह अंगूठी श्रेया की अपनी थी, जिसे उसने हमेशा पहन रखा था। अपराधियों ने नहीं सोचा था कि छोटी सी चीज इतनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंगूठी के डिजाइन और निशान पुलिस को अपराधियों तक पहुंचाने में निर्णायक साबित हुए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयान से यह पता चला कि बाइक सवार और उसके दोस्त इलाके में कई बार अपराध करते रहे थे। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी महिला को डराया या हमला किया था। अब पुलिस के हाथ में सबूत थे और न्याय की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुलिस की टीम ने अपराधियों की पहचान करना शुरू किया। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बाइक सवार का नाम अजय था और उसके 2 दोस्त भी उसी के साथ थे। उनके पास पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था। अब सवाल यह था कि क्या न्याय समय पर पहुंच पाएगा और क्या श्रेया को न्याय मिलेगा। श्रेया राय की हत्या और बलात्कार की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। स्थानीय लोग डर और गुस्से में थे। पुलिस विभाग ने मामला गंभीरता से लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को तुरंत मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसपी क्राइम ने एक विशेष टीम बनाई जिसमें अनुभवी जांच अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और साइबर अपराध विशेषज्ञ शामिल थे।
सबसे पहले टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की भयावहता को स्पष्ट किया। शरीर पर चोटों और आघात के निशान स्पष्ट थे। बलात्कार के प्रमाण मिले और हत्या की साजिश भी साफ नजर आई। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने अंगूठी और मोबाइल फोन के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। अंगूठी पर उंगलियों के निशान और मोबाइल फोन में अंतिम लोकेशन जानकारी ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए शुरुआती दिशा दिखाई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि घटना के समय 3 व्यक्ति बाइक पर एक ही दिशा में जा रहे थे। फुटेज से बाइक सवार के चेहरे और उसकी सवारी की शैली स्पष्ट हुई। टीम ने इसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया ताकि लोग भी इस बारे में जानकारी दे सकें। सुनसान इलाके के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। कुछ राहगीरों ने बताया कि उन्होंने अपराधियों को कई बार उसी इलाके में देखा था। एक दुकानदार ने कहा, ये तीनों अक्सर रात में दिखते थे। मुझे उनकी हरकतें पहले से अजीब लगती थीं। अब समझ आया कि ये वही लोग थे। फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों को मिलाकर टीम ने अपराधियों की पहचान तय की। बाइक सवार का नाम अजय था और उसके 2 साथी विकास और रोहित। तीनों की पिछली अपराध रिकॉर्ड भी मौजूद थी। अजय के नाम पर चोरी, धमकी और महिलाओं के साथ अपराध के मामले पहले से दर्ज थे। विकास और रोहित भी स्थानीय स्तर पर छोटे अपराधों में शामिल रहे थे। जांच अधिकारियों ने अब अपने प्रयास को तेज किया। उन्होंने पता लगाया कि अजय और उसके दोस्त शहर के बाहरी इलाकों में रहते थे और अक्सर बाइक के माध्यम से महिलाओं को डराते थे। पुलिस ने उनके घर और आसपास की जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को कई संदिग्ध वस्तुएं मिली, कुछ खून के धब्बे, हथियार और उन पर पाए गए उंगलियों के निशान। इसके अलावा साइबर टीम ने मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि अजय और उसके दोस्तों ने घटना वाले दिन कई बार अपने मोबाइल नंबर बंद किए थे। यह स्पष्ट संकेत था कि उन्होंने अपराध की योजना पहले से बनाई थी। मोबाइल डेटा से यह भी पता चला कि अजय घटनास्थल के आसपास लंबे समय तक घूमा। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी ध्यान दिया कि अपराधियों ने अपने आप को छुपाने के लिए कई उपाय किए थे। उन्होंने घटना के बाद अपने मोबाइल और बाइक को अलग अलग स्थानों पर रखा ताकि पुलिस ट्रैक न कर सके। लेकिन फोरेंसिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग ने उनकी हर चाल को उजागर कर दिया। इस बीच श्रेया की हत्या के मामले ने समाज में जागरूकता भी पैदा की। महिलाओं ने सड़क सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस की कार्यवाही की सराहना कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। जांच अधिकारी अजय और उसके दोस्तों के खिलाफ भादवी की धारा 376 बलात्कार, 302 हत्या, 201 साक्ष्य नष्ट करना और 34 सामूहिक अपराध के तहत केस दर्ज करने लगे। यह कानूनी प्रक्रिया अब अपराधियों को सीधे अदालत तक ले जाने वाली थी। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पुलिस ने अजय और विकास को अलग अलग लोकेशन पर पकड़ लिया। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय अजय और उसके दोस्तों ने अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पहले तो झूठे बयान दिए, लेकिन फोरेंसिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज और अंगूठी ने उनके झूठ को तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। जांच अधिकारी और वकील ने तैयार किया कि कैसे तीनों ने योजना बनाकर अपराध किया और कैसे फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों ने उन्हें पकड़ने में मदद की। इस प्रक्रिया ने अदालत को भी प्रभावित किया। श्रेया राय की हत्या और बलात्कार का मामला अब अदालत में पहुंच चुका था। पूरे देश की निगाहें इस केस पर टिकी थीं। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने अपराधियों अजय, विकास और रोहित को पकड़कर अदालत में पेश किया। अदालत की वजनदार सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया की भीड़ ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। अभियोजन पक्ष ने प्रारंभिक दलील में बताया कि यह सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं था, यह एक सुनियोजित हत्या और बलात्कार का मामला था जिसमें तीनों अपराधियों ने मिलकर योजना बनाई थी। अभियोजन वकील ने फोरेंसिक सबूत, अंगूठी, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज अदालत के सामने पेश किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अपराध स्थल पर पाए गए उंगलियों के निशान अजय और उसके दोस्तों के ही थे। अंगूठी को विशेष रूप से महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश किया गया। यह अंगूठी श्रेया की थी, जो हर दिन पहनती थी।
अपराधियों ने यह नहीं समझा कि इतनी छोटी चीज उनके खिलाफ निर्णायक सबूत बन सकती है। अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि अंगूठी पर पाए गए उंगलियों के निशान और खून के धब्बे सीधे तौर पर अपराधियों से संबंधित थे। इसके अलावा मोबाइल लोकेशन ने अपराधियों की कहानी को और स्पष्ट किया। यह साबित हुआ कि अजय और उसके साथी घटना के समय उस इलाके में मौजूद थे। उनके द्वारा मोबाइल सिग्नल को बंद करने और चाल बदलने की कोशिश अदालत के सामने नाकाम साबित हुई। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि अजय और उसके दोस्तों ने पहले भी महिलाओं को डराया और अपराध किया। उनके आपराधिक रिकॉर्ड ने अदालत को यह दिखाया कि यह कार्य योजना के तहत किया गया था, न कि अचानक हुआ कोई विवाद। अदालत में अपराधियों की तरफ से बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह घटना अचानक हुई और उनमें आपराधिक योजना नहीं थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और किसी प्रकार की साजिश होने से इनकार किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने लगातार सबूत पेश कर उन्हें दबाव में रखा। जांच अधिकारी ने अदालत में स्पष्ट किया कि किस प्रकार उन्होंने अपराध स्थल से सबूत इकट्ठा किए, फोरेंसिक विश्लेषण किया और अपराधियों की पहचान सुनिश्चित की। उन्होंने बताया कि अंगूठी, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ने मिलकर अपराधियों की कहानी को अदालत के सामने सटीक रूप में पेश किया। इस दौरान मीडिया ने पूरे मामले को विस्तार से कवर किया। लोगों की नजरें अदालत पर थीं। कई महिलाओं ने भी न्याय की मांग में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर प्लेकार्ड्स और बैनर लेकर न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिया। इससे यह संदेश गया कि समाज इस तरह के अपराध के खिलाफ खड़ा है। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि श्रेया राय की हत्या और बलात्कार सुनियोजित था। अजय और उसके दोस्त घटनास्थल पर मौजूद थे। अंगूठी और फोरेंसिक साक्ष्य सीधे अपराधियों को दर्शाते हैं। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ने अपराधियों की कहानी की पुष्टि की। बचाव पक्ष की दलीलें कमजोर पड़ गईं। उन्होंने कहा कि यह घटना अचानक हुई और उन्होंने कुछ योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उनके झूठ को उजागर कर दिया। अदालत ने भी इसे गंभीरता से लिया। इस सुनवाई ने न्याय की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह स्पष्ट किया कि भादवी की धारा 376, 302, 201 और 34 के तहत यह अपराध स्पष्ट रूप से आता है और सजा तय करनी आवश्यक है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तिथि तय की। अपराधियों को जमानत न मिलने की शर्त पर जेल भेजा गया। इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया और सबूतों की समीक्षा जारी रही। अदालत ने फोरेंसिक विशेषज्ञ और जांच अधिकारियों को भी पेश होने का आदेश दिया ताकि वे सबूतों को विस्तार से प्रस्तुत कर सकें। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपराध का दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाएगा, लेकिन प्रस्तुत सबूत इतने ठोस थे कि अभियोजन पक्ष को विश्वास था कि न्याय अवश्य मिलेगा। अदालत में सुनवाई अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां गवाह और फोरेंसिक विशेषज्ञ अपने बिंदु प्रस्तुत करने वाले थे। यह वह समय था जब श्रेया राय के परिवार और समाज को उम्मीद थी कि अपराधियों को न्याय मिलेगा। पहला गवाह था उस राहगीर का जिसने झाड़ियों में श्रेया का शव देखा था। उसने अदालत में बयान दिया कि सुबह सुबह उसे झाड़ियों में कुछ असामान्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि कुछ अजीब से कपड़े और अंगूठी झाड़ियों में पड़े थे। मैं तुरंत पुलिस को सूचित करने गया, उसने कहा। उसकी गवाही ने मामले को और स्पष्ट किया कि शव को जानबूझकर उस जगह फेंका गया था। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने अपना बयान दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि कैसे उन्होंने अपराध स्थल से खून के धब्बे, अंगूठी और मोबाइल फोन को कब्जे में लिया। उन्होंने यह भी बताया कि अंगूठी पर पाए गए उंगलियों के निशान सीधे अजय और उसके साथियों से संबंधित थे। फोरेंसिक तकनीक से यह प्रमाणित हुआ कि अंगूठी अपराध स्थल पर ही थी और इसे अपराधियों ने श्रेया के शरीर से अलग नहीं किया। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने अदालत को समझाया कि अंगूठी का विश्लेषण कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि अंगूठी पर पाए गए खून के धब्बे और उंगलियों के निशान इस बात का स्पष्ट सबूत हैं कि अपराध स्थल पर श्रेया की हत्या और बलात्कार हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि उंगलियों के निशान, खून के प्रकार और अंगूठी का डिजाइन तीनों अपराधियों के मिलान में सही पाए गए। अदालत ने इस पर गंभीर ध्यान दिया। फिर अदालत में मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किए गए।
यह साबित हुआ कि अजय और उसके दोस्तों ने घटना के समय इलाके में मौजूद थे। उनकी हर गतिविधि डिजिटल रूप से दर्ज थी। मोबाइल डेटा ने यह भी साबित किया कि अपराधियों ने घटना के समय अपनी चाल बदलने और मोबाइल बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से उन्हें ट्रैक कर लिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह भी पेश किया कि अजय और उसके दोस्त पहले भी महिलाओं को डराने और अपराध करने में शामिल रहे थे। उनके आपराधिक रिकॉर्ड को अदालत ने देखा। यह साबित करता था कि यह अपराध अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। गवाहों और फॉरेंसिक साक्ष्यों की गवाही से अदालत ने यह समझा कि अपराधियों ने न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से श्रेया को क्षति पहुंचाई, बल्कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए भी कई झूठे कदम उठाए। अदालत में श्रेया के परिवार के लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी बेटी की याद में भावुक बयान दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में न्याय की मांग की दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अजय, विकास और रोहित को उनके अपराध का उचित दंड मिले। हमारी बेटी की आत्मा शांति पाए। न्याय ही हमारी उम्मीद है। उनके बयान ने अदालत में माहौल को और गंभीर बना दिया। इस दौरान मीडिया ने भी मामले को व्यापक रूप से कवर किया। सोशल मीडिया पर लोग न्याय की मांग कर रहे थे। महिलाओं के समूह और सामाजिक संगठन अदालत के बाहर न्याय के समर्थन में खड़े थे। यह दिखा कि समाज ने भी इस अपराध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह बताया कि अपराधियों ने शिनाख्त के बाद भी अपराध को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने शव को झाड़ियों में फेंकने, मोबाइल और बाइक को अलग अलग जगह रखने जैसी चालें चलीं। लेकिन फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों ने उनकी सारी चालों को विफल कर दिया। अदालत ने इस खंड में यह देखा कि अपराधियों के खिलाफ सबूत बहुत ठोस हैं। गवाहों की गवाही, फोरेंसिक विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मजबूती दी। बचाव पक्ष की दलीलें कमजोर साबित हुईं। अदालत में सुनवाई का यह चरण सबसे रोमांचक और निर्णायक था। अब बचाव पक्ष अपने 3 अपराधियों अजय, विकास और रोहित की ओर से दलीलें पेश करने वाला था। उनका उद्देश्य यह साबित करना था कि अपराध अचानक हुआ और उनके खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, महोदय, यह एक दुखद घटना है, लेकिन हमारे मुवक्किलों ने इस तरह की हत्या और बलात्कार की योजना नहीं बनाई थी। यह एक अप्रत्याशित झगड़े के दौरान हुई घटना है, कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज केवल यह दिखाते हैं कि उनके मुवक्किल इलाके में थे, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने अपराध किया। उन्होंने फोरेंसिक साक्ष्यों पर सवाल उठाए और अंगूठी को भी विवादास्पद ठहराने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि अंगूठी पर पाए गए खून और उंगलियों के निशान सीधे अजय और उसके साथियों से जुड़े हुए हैं। यह केवल यह दिखाता है कि वे अपराध स्थल पर मौजूद थे ही नहीं। अभियोजन वकील ने अदालत को यह भी समझाया कि अजय और उसके दोस्तों का आपराधिक रिकॉर्ड बताता है कि ये लोग पहले भी महिलाओं को धमकाते और अपराध करते रहे हैं। इस रिकॉर्ड को देखकर अदालत ने यह माना कि अपराध अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यह एक सुनियोजित योजना का परिणाम था। फोरेंसिक विशेषज्ञ को अदालत में बुलाया गया और उन्होंने विस्तार से बताया कि अंगूठी पर पाए गए खून के नमूने और उंगलियों के निशान तीनों अपराधियों के हैं। उन्होंने कहा कि अपराध स्थल पर कोई और व्यक्ति नहीं था और सबूत सीधे तौर पर उनके खिलाफ हैं। इस बीच अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को यह भी बताया कि शव को झाड़ियों में फेंकने की योजना स्पष्ट रूप से सोच समझकर की गई थी। अपराधियों ने इस कृत्य से यह संकेत दिया कि वे अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयास नाकाम रहे क्योंकि फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अदालत में श्रेया के परिवार ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बेटी की हत्या का न्याय हो। अपराधियों को उनके कृत्य का उचित दंड मिले। हमारी बेटी का जीवन वापस नहीं आएगा, लेकिन अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके शब्द अदालत पर गहरा असर डाल रहे थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे और इस घटना के समय मानसिक दबाव में थे।
लेकिन अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर यह साबित किया अपराधियों ने पूरी योजना के साथ कार्य किया और उनकी मानसिक स्थिति ने अपराध के लिए बाधा नहीं डाली। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में यह भी बताया कि अजय और उसके साथी ने अपने आप को बचाने के लिए झूठे बयान दिए, लेकिन फोरेंसिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने उनकी कहानी को पूरी तरह नकार दिया। इस तरह अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को कमजोर माना। अदालत ने ध्यान दिया कि अपराधियों की भूमिका स्पष्ट है। उन्होंने न केवल हिंसा की बल्कि हत्या के बाद सबूतों को छुपाने की कोशिश की। अपराधियों ने किसी प्रकार की पश्चाताप नहीं दिखाई और उनका व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गंभीरता का संकेत नहीं देता। अदालत में सुनवाई अब उस निर्णायक चरण में पहुंच चुकी थी जहां गवाहों की विस्तृति, गवाही और फोरेंसिक साक्ष्य अपराधियों के दोष को साबित करने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। श्रेया राय की हत्या और बलात्कार का मामला अब पूरी तरह से अदालत के समक्ष स्पष्ट होने लगा था। पहला गवाह, वह राहगीर जिसने झाड़ियों में श्रेया का शव देखा था, विस्तार से अपना बयान देने आया। उसने बताया कि वह सुबह सुबह उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने झाड़ियों में कुछ असामान्य देखा। उसने पुलिस को तुरंत सूचना दी। मैंने देखा कि कुछ कपड़े और अंगूठी झाड़ियों में पड़े थे। उस समय मुझे लगा कि यह कोई गंभीर मामला है। मैं तुरंत पुलिस को सूचित करने गया, उसने अदालत में कहा। उसकी गवाही ने यह स्पष्ट किया कि शव जानबूझकर फेंका गया था। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने अदालत में पूरी जांच प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे अपराध स्थल से खून के धब्बे थी, अंगूठी और मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि अंगूठी पर पाए गए उंगलियों के निशान सीधे अजय और उसके साथियों से संबंधित थे। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने अदालत को बताया कि अंगूठी पर पाए गए खून के नमूने और उंगलियों के निशान तीनों अपराधियों के हैं। उन्होंने कहा कि अपराध स्थल पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। अंगूठी पर पाए गए खून और उंगलियों के निशान अपराधियों के सीधे प्रमाण थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया। यह साबित हुआ कि अजय और उसके दोस्त घटना के समय इलाके में मौजूद थे। उनकी हर गतिविधि डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की गई थी। मोबाइल डेटा ने यह भी साबित किया कि अपराधियों ने न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से श्रेया को क्षति पहुंचाई, बल्कि अपराध के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए भी कई कदम उठाए। अदालत में श्रेया के परिवार ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बेटी की हत्या का न्याय हो, अपराधियों को उनके कृत्य का उचित दंड मिले। हमारी बेटी का जीवन वापस नहीं आएगा, लेकिन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। उनके शब्द अदालत पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल मानसिक रूप से स्थिर नहीं थे और इस घटना के समय मानसिक दबाव में थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर यह साबित किया कि अपराधियों ने पूरी योजना के साथ कार्य किया और उनकी मानसिक स्थिति अपराध के लिए बाधा नहीं थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह भी बताया कि अजय और उसके साथी ने अपने आप को बचाने के लिए झूठे बयान दिए, लेकिन फोरेंसिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने उनकी कहानी को पूरी तरह नकार दिया। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को कमजोर माना। न्यायाधीश ने अपराधियों की तरफ से पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह घटना अचानक हुई और मानसिक दबाव के तहत हुई, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराधियों की पहले से योजना, अपराध स्थल पर मौजूदगी और हत्या के बाद सबूतों को छुपाने की कोशिश ने यह साबित किया कि यह सुनियोजित अपराध था। अदालत ने अपराधियों से पूछा कि क्या उनके पास अंतिम शब्द है। अजय ने चुप्पी साध ली। विकास ने कुछ नहीं कहा और रोहित भी अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। अदालत ने उनके व्यवहार को गंभीरता से लिया और कहा कि पश्चाताप न दिखाना उनके अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है। फिर अदालत ने अपनी सजा सुनाई। अजय, विकास और रोहित को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने कहा, आप तीनों ने एक निर्दोष जीवन को समाप्त किया, उसकी सुरक्षा और सम्मान को चोट पहुंचाई। कानून के अनुसार आपके कृत्य की सजा मौत है। यह सजा न्याय, समाज और पीड़ित परिवार के लिए आवश्यक है।
सजा सुनाते समय अदालत में शांति का वातावरण था। श्रेया के परिवार की आंखों में आंसू थे। समाज और मीडिया ने भी इस फैसले को सराहा। यह निर्णय यह संदेश देता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून के तहत सजा निश्चित रूप से मिलेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया और कानून की गंभीरता का संदेश समाज तक पहुंचना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों की शक्ति, फोरेंसिक विश्लेषण और पुलिस की मेहनत ने अपराधियों को पकड़ने और न्याय सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई। सजा के बाद न्यायालय ने अपराधियों को जेल भेज दिया, जहां उन्हें फांसी की सजा पूरी करने के लिए निर्धारित समय तक रखा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस निर्णय से समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की दिशा में कदम बढ़ेंगे। अदालत ने अजय, विकास और रोहित को फांसी की सजा सुनाई थी। यह फैसला श्रेया राय के परिवार और समाज के लिए न्याय की भावना का प्रतीक बन गया। लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हुई थी। जेल प्रशासन, कानूनी अपील और न्यायिक निगरानी की प्रक्रिया अब शुरू हुई। सबसे पहले अपराधियों को न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय जेल में भेजा गया। जेल प्रशासन ने उन्हें अलग अलग सेल में रखा ताकि किसी प्रकार की साजिश या आपसी गठबंधन की संभावना कम हो। जेल में उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर नजर रखी जाने लगी। यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें सजा पूरी होने तक नियंत्रित रखा जाए। इस दौरान अपराधियों ने उच्च न्यायालय में अपील करने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि सजा कठोर है और उन्हें पुनर्विचार का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सबूत इतने ठोस हैं कि दोषियों को मिलने वाली सजा न्याय संगत है। अंगूठी, फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज जैसे ठोस साक्ष्य ने अपराधियों की हर दलील को कमजोर कर दिया। इस मामले ने समाज में एक संदेश भी दिया। महिलाएं और सामाजिक संगठन अब और अधिक जागरूक हो गए। उन्होंने सड़क सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। श्रेया की हत्या ने लोगों को यह समझाया कि अपराध करने वालों को कानून के तहत दंडित किया जाएगा। श्रेया के परिवार पर भी न्याय की प्रक्रिया का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी, लेकिन अदालत का निर्णय उन्हें न्याय की संतुष्टि दे गया। माता पिता ने कहा, हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि कानून हर अपराध को देखता है। जेल में अपराधियों की स्थिति गंभीर थी। अजय, विकास और रोहित को अपने किए हुए अपराधों का एहसास हुआ। कई बार वे अपने अपराधों के भयावह परिणामों को सोचकर भयभीत हो गए, लेकिन कानून ने उनकी अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित की। सामाजिक दृष्टिकोण से यह मामला व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया। मीडिया ने पूरे देश में इस केस की रिपोर्टिंग की। लोगों ने सोशल मीडिया पर न्याय की सराहना की और महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। यह घटना महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुधार लाने का एक प्रेरक उदाहरण बन गई। अजय, विकास और रोहित को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें अंतिम न्याय प्रक्रिया के लिए तैयार करना शुरू किया। जेल में उच्च सुरक्षा के बीच अपराधियों की मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान रखा गया। अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि यह अंतिम कानूनी प्रक्रिया है और अब केवल न्यायिक आदेश का पालन शेष है। अपराधियों को अलग अलग सेल में रखा गया। उन्हें फांसी की तिथि, प्रक्रिया और समय की जानकारी दी गई। इस दौरान उनके मन में भय और तनाव साफ देखा जा सकता था। अजय, जो अपराध के समय सबसे आक्रामक था, अब डर और पसीने में भीग गया था। विकास और रोहित ने भी अपने किए अपराधों का भयावह परिणाम देखकर मानसिक टूटन का सामना किया। जेल प्रशासन ने इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया के तहत स्वास्थ्य परीक्षण और मानसिक जांच भी कराई। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सजा निष्पक्ष तरीके से लागू हो और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। इस प्रक्रिया ने न्यायिक प्रणाली की गंभीरता और पारदर्शिता को प्रदर्शित किया। अपराधियों के खिलाफ अंतिम अपील उच्च न्यायालय में खारिज हो गई। न्यायाधीश ने कहा कि सबूत इतने ठोस हैं कि दोषियों के खिलाफ कोई शंका नहीं रह जाती। अंगूठी, फोरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने उनकी कहानी पूरी तरह उजागर कर दी थी। उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि फांसी की सजा न्याय संगत है। फांसी की तैयारी के दौरान
अपराधियों ने अपने व्यवहार में बदलाव दिखाना शुरू किया। उन्होंने अपने अपराधों के भयावह परिणामों को महसूस किया। अजय बार बार अपनी गलती को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कोई पछतावा उनके अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकता था। विकास और रोहित भी अपराध के प्रभाव को समझ रहे थे, लेकिन समय बीत चुका था। इस दौरान श्रेया के परिवार पर न्याय का असर और अधिक गहरा हुआ। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद अपने भीतर एक प्रकार की शांति महसूस की। माता पिता ने कहा, हमारी बेटी की न्याय मिला। यह फैसला दूसरों को यह संदेश देगा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें हमारी बेटी की याद को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला। समाज में भी न्याय का असर स्पष्ट दिखाई दिया। महिलाओं के सुरक्षा अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों में वृद्धि हुई। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा और कानूनी जागरूकता पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। श्रेया की हत्या और न्याय ने समाज को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सजग बना दिया। अंतिम फांसी की तैयारी के समय जेल प्रशासन ने सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल का पालन किया। सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल टीम और न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। अपराधियों को उनके अंतिम अधिकार दिए गए। यह प्रक्रिया न्याय की गंभीरता और पारदर्शिता का प्रतीक बन गई। अदालत ने अजय, विकास और रोहित को फांसी की सजा सुनाई थी, और अब वह दिन आ गया था जब कानून ने अपना आदेश पूरा किया। फांसी के दिन जेल प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मेडिकल टीम, न्यायिक अधिकारी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जेल के भीतर और बाहर हर जगह निगरानी रखी गई ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। अपराधियों को उनके अंतिम अधिकार दिए गए। उन्हें अपने परिवार और वकीलों से मिलने का अवसर मिला। अजय, जो अपराध के समय सबसे आक्रामक था, अब भयभीत और चुपचाप बैठा था। विकास और रोहित भी अपने किए गए अपराधों के परिणाम को महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर अपराध का भय और पछतावा साफ झलक रहा था। फांसी का आदेश सुनाते समय जेल के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और न्यायिक गंभीरता के साथ पूरी हो। अपराधियों ने अपने अपराधों को स्वीकार किया और पश्चाताप करने की कोशिश की, लेकिन उनके किए हुए अपराधों की गंभीरता के सामने यह केवल प्रतीकात्मक था। इस घटना ने श्रेया के परिवार पर गहरा प्रभाव डाला। माता पिता ने अदालत के फैसले के बाद अपने भीतर एक प्रकार की शांति महसूस की। उन्होंने कहा, हमारी बेटी की न्याय मिला, उसका जीवन वापस नहीं आएगा। लेकिन अपराधियों को उनके अपराधों की सजा मिल गई। यह समाज के लिए एक संदेश है कि कानून कमजोर नहीं है और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके शब्द अदालत और मीडिया में गूंजे। समाज पर भी इस मामले का स्थायी प्रभाव पड़ा। महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता और आत्मरक्षा के कार्यक्रमों में वृद्धि हुई। कई स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और सुरक्षा के उपायों को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया। यह घटना एक प्रेरणा बन गई कि समाज में न्याय और सुरक्षा के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। मीडिया ने पूरे देश में इस घटना को कवर किया। न्याय मिलने की प्रक्रिया, फोरेंसिक सबूतों की भूमिका, पुलिस की मेहनत और अदालत के निर्णय ने लोगों को न्याय की ताकत का अनुभव कराया। सोशल मीडिया पर भी लोग न्याय की सराहना कर रहे थे और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो रहे थे। अंतिम फांसी और न्याय की प्रक्रिया ने यह स्पष्ट किया कि कानून का पालन और न्याय की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। फोरेंसिक विश्लेषण, गवाहों की गवाही, डिजिटल सबूत और पुलिस की मेहनत ने मिलकर अपराधियों को पकड़ने और न्याय सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। श्रेया राय की कहानी, उसकी शौर्य और न्याय की प्राप्ति समाज में चेतना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन गई। यह कहानी बताती है कि भले ही अपराध भयानक हो, लेकिन कानून और न्याय की ताकत हमेशा अपराधियों के खिलाफ खड़ी रहती है।